आगे हम बात करें, राजस्थान की जलवायु में अधिकांश वर्षा ऋतु में होती है, यानी मानसूनी सीजन में ज्यादातर वर्षा होती है, इसलिए राजस्थान की जलवायु को मानसूनी जलवायु बोला जाता है। और पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, यानी हम अगर बोलें तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जो वर्षा है वो घटती जाती है। फिर हम बात करें, यहाँ अक्सर सूखा और अकाल पड़ते रहते हैं। यहाँ पर मतलब राजस्थान में सूखा और अकाल एक आम बात है, क्योंकि वैसे ही शुष्क जलवायु, थोड़ी भी और कम वर्षा होती है तो जनरली सूखा और अकाल यहाँ पर पड़ जाता है। फिर हम बात करें राजस्थान की ऋतुओं की, तो राजस्थान में 12 महीने की जो अवधि होती है इसको 3 मुख्य ऋतुओं में बांटा है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। जैसा कि पूरे भारत में भी लगभग 3 ऋतुओं में बांटा जाता है। ऐसे देखा जाए तो 6 ऋतुओं में हम बांटते हैं, पर लेकिन मुख्यतः भूगोल के एंगल से हम 3 ऋतुओं में इसको बांटते हैं। गर्मी की ऋतु हम मानते हैं मार्च से मध्य जून तक होती है। जून में जो है 1 जून को केरल के तट पर मानसून प्रवेश कर जाता है, तो राजस्थान तक आते आते हम ये मान लेते हैं कि मध्य जून से हम मानते हैं वर्षा की ऋतु राजस्थान में होती है और सितंबर तक ये चलती है, जिसके बाद जो है मानसून का लौटना शुरू हो जाता है। और शीत ऋतु राजस्थान में लगभग अक्टूबर से फरवरी के महीनों में रहती है। तो हर एक ऋतु में क्या क्या राजस्थान में रहता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में जो है औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और कहीं कहीं दिन में तापमान जो है 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, दिन में जो है यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है और शरीर झुलसने लगता है, प्रचंड लू चलती है और धूल भरी आंधियां यहाँ पर चलती हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं, जैसा कि हम सभी इसको महसूस भी कर सकते हैं। प्लस राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। और अगर हम बात करें न्यूनतम आंधियां, न्यूनतम आंधियां चलती हैं जिस झालावाड़ में। झालावाड़ जैसे कि अगर बात करें राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, और इस वजह से यहाँ की मिट्टी जो थोड़ी सी नमी युक्त होती है, स्पेशली यहाँ का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, हम देख चुके हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, और इस वजह से यहाँ पे बालू मिट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जो है सबसे कम आंधियाँ चलती हैं। लगभग साल में 3 दिन ही होते हैं जो आंधी वाले होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें श्रीगंगानगर की, तो श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधियाँ पूरे राजस्थान में चलती हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात करें, लू जो है उच्च ताप वाली हवाएं हैं राजस्थान में, और रात्रि में यहाँ पर मौसम सुहावना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है बालू मिट्टी जल्दी से ठंडी हो जाती है, अपनी जो विकिरणें हैं उनके माध्यम से ऊष्मा को रिलीज कर देती हैं, और वैसे भी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र रहता है, तो उसके ऊपर बादल भी नहीं बनते हैं, तो आकाश साफ रहता है, और इस वजह से आकाश के साफ होने की वजह से जो रेडिएशंस हैं वो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसी वजह से जो है रात्रि में मौसम सुहावना हो जाता है, यानी गर्मी नहीं रहती है, और वायु में आर्द्रता भी काफ़ी कम हो जाती है। पूर्वी राजस्थान में ये विषमता जो है पश्चिमी राजस्थान की तुलना में कम रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में जनरली बालू मिट्टी पाई जाती है, शुष्कता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये विषमता ज़्यादा मिलती है, जिसे हम बोलते हैं दैनिक तापांतर। तो एक और प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे मिलता है? तापांतर वाला जिला ये है जैसलमेर। और अगर हम बात करें न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला, तो ये है डूंगरपुर।
डूंगरपुर में दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। उसकी वजह है कि डूंगरपुर, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले राजस्थान के कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पे अरावली की जो है रेनाइट चट्टानों का विस्तार है, तो इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है जनरली गर्म ही रहती है, तो दैनिक तापांतर कम यहाँ पर मिलता है। और जबकि जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर दिन में तापमान जाएगा 50 डिग्री के आसपास, और रात में जो है तापमान उतर के 10 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है गर्मी की ऋतुओं में भी। और अगर हम बात करें सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान राजस्थान में, दैनिक तापांतर वाला स्थान, तो ये हो जाता है फलौदी। फलौदी कहाँ पर? जैसलमेर में, वो जोधपुर में, क्योंकि आपको पता है पूरे भारत का सर्वाधिक शुष्क और गर्म स्थान कौन सा है? फलौदी है, ठीक है। और सर्वाधिक न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान बात कर ली, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जहां की जलवायु सम पाई जाती है, सम जलवायु वाला जिला। राजस्थान का ऐसा जिला जहां की जलवायु सर्वाधिक समकारी है वो है उदयपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अगर हम बात करें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो ये हो जाता है चूरू, क्योंकि चूरू ही राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी क्या है? चूरू है। तो इसलिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये प्रश्न घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से, तो आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है। तो जो है ग्रीष्म ऋतु जो है राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है। एक तो विषम जलवायु के कारण बहुत ज़्यादा दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा रहता है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, शुष्कता बहुत ज़्यादा रहती है, आंधियाँ चलती हैं, लू चलती हैं। लू की दिशा क्या रहती है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लू जो पवनें हैं ये चलती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। जो वर्षा ऋतु है वो मध्य जून से सितंबर तक होती है, और राजस्थान में मानसून जो होता है जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रारंभ में पहुंचता है। और मानसून राजस्थान में मानसून की दोनों शाखाएं जो है पहुंचती है, चाहे वो अरब सागर की शाखा हो या बंगाल की खाड़ी की शाखा हो। अरावली पर्वत की जो है विशिष्ट अवस्थिति के कारण, जैसे हम बात करें जब मानसून राजस्थान में आता है तो केरल के तट से टकराकर इसकी 2 शाखाएं बन जाती हैं, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो अरब सागर की शाखा है यहाँ पर स्थित है अरावली। अरावली कुछ इस प्रकार से स्थित है। तो ये अरब सागर की शाखा अरावली पर्वत के एकदम समानांतर निकल जाती है, जिसके कारण ये थोड़ी बहुत ही वर्षा करती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जिस कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो यहाँ से गुजर कर यहाँ पर स्थित है म्यांमार में अराकान यूमा, इससे टकराकर जाती है उत्तर पूर्वी भारत की ओर, फिर यहाँ से होते हुए पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से पहुँचती है और अरावली के पूर्वी ढाल पर टकराकर राजस्थान के पूर्वी भाग में यानी पूर्वी राजस्थान में बारिश करती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में दोनों जो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में अरब सागर की शाखा से होती है, जो कि अरावली के समानांतर होने के कारण कम वर्षा करती है। और जो पूर्वी शाखा है मानसून की यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है अरावली के पूर्वी ढाल पर टकराकर। तो राजस्थान में अगर ये पूछा जाए कि किस शाखा से वर्षा होती है, तो राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाएं पहुंचती हैं, लेकिन जो राजस्थान की अधिक वर्षा जो होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे आके अरावली से टकरा रही है। अरावली से टकराने के कारण यहाँ पर जो है अच्छी वर्षा हो रही है। तो राजस्थान की जो अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर होती है।
फिर हम बात करें राजस्थान में वर्षा के वितरण से स्पष्ट है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे दो भागों में बांटती है। जैसा कि हमने देखा था कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के ऊपर स्थित है। इसके पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल है और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में 50 से 100 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। राज्य की अधिकांश वर्षा इसी ऋतु में होती है और इस प्रदेश में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। ये हमने देख ही लिया। और संपूर्ण राजस्थान का औसत वार्षिक जो वर्षा का औसत है वो है 56 से 57 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें राजस्थान में मानसून की दोनों शाखाएं पहुंचती हैं फिर भी कम वर्षा क्यों होती है, क्योंकि इसका पहला कारण तो ये है कि अरावली की स्थिति, अरावली जो है अरब सागर की शाखा के समानांतर स्थित है। एक तो इस कारण जो है अरब सागर की शाखा से तो राजस्थान में वर्षा होती ही नहीं है। फिर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा से वर्षा होती है राजस्थान में, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा पूरे उत्तर पूर्वी भारत, इसके अलावा गंगा के मैदान में वर्षा करते हुए पहुंचती है। तो ये अपनी अधिकांश आर्द्रता जो है इसी क्षेत्र में खो चुकी होती है। तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते तो इन हवाओं में बहुत कम आर्द्रता बसती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा जो होती है इनसे भी कम ही होती है। फिर हम बात करें और क्या कारण है कि अरावली पर्वतमाला की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में ऊंचाई भी कम है। जैसे जितना ज़्यादा ऊंचा पर्वत होगा तो पवनें उतना ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगी और जितना ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगी उसका तापमान उतना घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, जिसे हम तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, तो तापमान घट गया तो जैसे जैसे पवन ऊंची जाती जाएगी तो वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा और उतनी ही ज़्यादा जो है सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाएगी और जल्दी ही पवन जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी, यानी पवन संतृप्त हो जाएगी, बादल बन जाएंगे और वर्षा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पर्वत की ऊंचाई ही कम होगी तो पवन ज़्यादा ऊंचाई तक उठ नहीं पाएगी, तो जितना कम ऊंचाई तक उठेगी उतनी ही कम ठंडी होगी, उतनी ही कम संतृप्त वो पवन होगी। इसलिए अरावली की ऊंचाई भी कम है। इसके अलावा अरावली पर वनस्पति भी कम है। वनस्पति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वायुमंडल में आर्द्रता रहती है, लेकिन वनस्पति कम है तो शुष्कता ज़्यादा है। इसके अलावा राजस्थान की जो जलवायु है या मरुस्थल की जलवायु जो है वो कंपैरेटिवली गर्म है और शुष्क है। तो जैसे ही पवनें यहाँ पर पहुँचती हैं तो उनका तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी रहती है। तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और पवनें संतृप्त नहीं हो पाती। संतृप्त नहीं हो पाती तो बादल नहीं बनते, बादल नहीं बनते तो बारिश नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण राजस्थान में जो है वर्षा कम होती है। आगे अगली ऋतु की हम बात करें वो है शीत ऋतु, जो कि अक्टूबर से फरवरी होती है और इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु और दूसरी शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर से मध्य से दिसंबर तक रहता है, जब मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से लौट रहा होता है, और शुष्क शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक का समय है, जब राजस्थान में जनरली पछुआ पवनें चलती हैं और पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। तो इसको भी जरा हम देख लेते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन काल, मानसून प्रत्यावर्तन काल होता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक और इस समय जो है मानसून पूरे भारत से लौट रहा होता है। तो इस समय पवनों की जो दिशा होती है पूरे भारत पर वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जब मानसून आता है तो उसकी पवन होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और मानसून लौट रहा होता है तो उसकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अब क्या होगा, हवाएं जब लौट रही होती है तो हिंद महासागर में एक तो ताप वृद्धि हो ही जाती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है हिंद महासागर में विकसित हो जाता है। क्योंकि सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकता है और उसके बाद धीरे धीरे इसका दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। और सितंबर में अगर हम बात करें तो 21-22 सितंबर को जाकर ये विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और 21-22 सितंबर के बाद ये दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाता है, जब दिसंबर तक 22 दिसंबर तक ये मकर रेखा पर जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सूर्य का स्थिति है वो सूर्य की स्थिति बदलती रहती है, जिस कारण जो है पूरा जो सिस्टम है पृथ्वी पर हवाओं का, तापमान का, ये भी बदलता रहता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए सूर्य शिफ्ट हो रहा है सितंबर के बाद दक्षिण में, तो दक्षिण में चला गया तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्या हो गई, अपने नियत जो है दिशा में चलने लग गई। तो अगर हम बात करें उष्ण कटिबंध की तो पूरी पृथ्वी पर
3 प्रकार की पवनें चलती हैं जिसे कि हम विश्व के भूगोल में पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो पवनें चलती हैं इन्हें बोला जाता है व्यापारिक पवनें या पूर्वा पवनें या ईस्टर्लीज। इनकी दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। और 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो पवनें चलती हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें। इनकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो अब अगर हम राजस्थान या भारत की बात करें तो वो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो शीतोष्ण कटिबंध में तो पवनें चलती हैं पश्चिम से पूरब की ओर जिन्हें पछुआ पवनें कहते हैं, और उष्ण कटिबंध में पवनें चलती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के यहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग तो पूर्वा पवनों की चपेट में रहता है और उत्तर वाला भाग पछुआ पवनों की चपेट में रहता है। इसी प्रकार से राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में जनरली जो है पछुआ पवनें चलती हैं। अब पछुआ पवनें चलती हैं तो लेकिन मानसून के लौटने की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सूर्य नीचे शिफ्ट हो रहा है तो हिंद महासागर गर्म हो गया, क्योंकि हमें पता है हिंद महासागर का विस्तार कर्क रेखा के दक्षिण में है, पूरा जो है आर्कटिक सागर तक। तो अगर हम बात करें तो सूर्य के दक्षिणायन के कारण हिंद महासागर गर्म हो जाता है। जब हिंद महासागर गर्म हो जाता है तो निम्न वायुदाब हिंद महासागर के ऊपर स्थित हो जाता है, और इस कारण पवनें जो हैं, पवनों की दिशा कैसी हो जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जब तक भारत गर्म होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र गर्म होता है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है तो हिंद महासागर पे उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं तो पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। और जब हिंद महासागर गर्म हो जाता है तो हिंद महासागर के ऊपर निम्न वायुदाब बनेगा तो पवनों की दिशा क्या होगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो पवनों की दिशा होगी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस समय जो है पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इस वजह से जो है राजस्थान में भी मानसून लौटने लग जाता है। मानसून जब लौटता है तो राजस्थान में इतनी वर्षा नहीं करता, क्योंकि राजस्थान की अवस्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर पूरा तिब्बत का पठार है, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो। लौटते हुए मानसून से पूरे भारत में लगभग कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके ये पवनें कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं, ठीक है। अक्टूबर के यहाँ पर इस समय लेकिन उमस बनी रहती है, जिसे अक्टूबर हीट कहा जाता है, क्वार की उमस कहा जाता है। क्वार की उमस क्या होती है? देखो, अब मानसून लौट रहा है, मानसून का प्रत्यावर्तन चल रहा है, इस समय हल्की हल्की जो है उमस बनी रहती है। उसकी वजह क्या है? देखो, बारिश हुई है तो बारिश का पानी रहता है, पानी रहता है तो हवा में थोड़ी नमी रहती है। इसके अलावा गर्मी उतनी कम नहीं होती, क्योंकि सूर्य अभी क्या है? विषुवत रेखा से दक्षिण जा ही रहा होता है, तो गर्मी भी उतनी ज़्यादा कम नहीं होती, तो तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी ही रहती है, तो इसके कारण थोड़ी सी उमस हमें महसूस होती है। तो अक्टूबर के महीने में इसे कहा जाता है अक्टूबर हीट या क्वार की उमस, ठीक है। तो ये हो गया मानसून का प्रत्यावर्तन काल। फिर अगर हम बात करें शुष्क शीत ऋतु, तो इस समय क्या होता है? इस समय शुष्क शीत ऋतु के समय राजस्थान के उत्तरी भाग में पछुआ पवनें चल रही हैं, हमें पता है क्योंकि 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या चलती हैं? पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें चल रही हैं। अब क्या होगा इस समय? जो हमारा यहाँ पर पूरे विश्व के अगर हम मैप की बात कर लें तो विश्व में ये है अफ्रीका और अफ्रीका के ऊपर है यूरोप, ये है भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर में क्या है? सहारा से उठने वाली गर्म हवाएं पहुंचती हैं और यूरोप से उठने वाली ठंडी हवाएं पहुंचती हैं। तो ये भूमध्य सागर के ऊपर ठंडी और गर्म हवाएं आकर मिलती हैं, और जहां पर भी दो विपरीत प्रकृति की पवनें मिलती हैं वहां पर वाताग्रों का निर्माण होता है। वाताग्र क्या होते हैं? एक तरह से ढलवा दीवार की तरह होते हैं, जिसके दोनों तरफ विपरीत प्रकृति की जो होती हैं पवनें आकर मिलती हैं। तो जो वाताग्र बन जाते हैं तो वाताग्रीय चक्रवातों की उत्पत्ति हो जाती है। ये सब हम विश्व के भूगोल में पढ़ते ही हैं। वाताग्रीय
चक्रवात बोलते हैं इन्हें, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंध में बनते हैं, वो जनरली वाताग्रीय चक्रवात होते हैं, जबकि जो उष्ण कटिबंध में बनने वाले चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात संवहनीय चक्रवात होते हैं, वो तापमान के कारण बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वाताग्रीय चक्रवात बन गए। अब यहाँ पे पछुआ पवनें चल रही हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर इनकी दिशा है, तो ये भूमध्य सागर के ऊपर बनकर भारत की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय से टकराकर यहाँ पर क्या करते हैं, ये वर्षा करते हैं। हिमालय और अरावली से टकराकर तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर इनसे वर्षा होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। इसके कारण राजस्थान में भी क्या होता है, सर्दियों में वर्षा होती है। इस सर्दी में होने वाली वर्षा को हम कहते हैं मावठ। ठीक है, मावठ कहा जाता है। और ये जो मावठ होती है, ये रबी की फसलों के लिए बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली गेहूं की फसल के लिए। और गेहूं की फसल के लिए अच्छी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वर्णिम बूंदें। तो बेसिकली ये होती क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर के ऊपर। भूमध्य सागर कहाँ स्थित है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। भूमध्य सागर के ऊपर वाताग्रीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, और पछुआ पवनों के साथ ये भारत के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। एक और थ्योरी है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि ये जेट स्ट्रीम के साथ भारत की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो किसी के भी साथ हो, जेट स्ट्रीम जो है वो भी पछुआ पवनें होती हैं, उनकी दिशा भी पश्चिम से पूरब की ओर होती है। लेकिन जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है शोभ सीमा के पास, यानी ऊपरी शोभ मंडल में चलती हैं, जबकि जो पछुआ पवनें हैं वो सतह के पास धरातल पर चलती हैं। तो ये भारत की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। भारत पे हिमालय और अरावली से टकराकर उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में वर्षा करते हैं, और रबी की फसलों के लिए ये अच्छी रहती है। इसे मावठ कहते हैं, और ये गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। तो इसमें हम बात करें, उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ चलती हैं। फिर क्या हो जाता है, शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा राज्य में मावठ के रूप में हल्की वर्षा हो जाती है। ये वर्षा रबी की फसल के लिए अच्छी होती है। और जनवरी में उत्तरी राजस्थान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है, और हाड़ौती में अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है। तो औसत तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और अगर मान लो हिमालय में हिमपात हो जाए तो तापमान और घट जाता है, क्योंकि वहाँ से शीतलहर चल के आने लगती है।